सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? हाँ, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था कक्षा 10 का जैव प्रक्रम वाले, हमने तंत्र जो है क्या कर रखे थे, पूरे सिस्टम उसमें क्या कर रखे थे, स्टार्ट कर रखे थे। अब उनमें जो कौन सा तंत्र है, अपन ने पाचन तंत्र कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने वो वीडियो जाकर नहीं देखी है तो देर किस बात की, जाकर देखिए हमारे चैनल पर स्टडी जंक्शन पर। और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक अगली वीडियो का पहुंच सके। तो हमने जो पाचन तंत्र है उसको क्या कर लिया, कवर कर लिया है। अब अगला जो तंत्र है हमारा, उसका नाम क्या है, उत्सर्जन तंत्र, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसको क्या बोला जाता है, उत्सर्जन तंत्र को एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला जाता है। अब ये जो तंत्र है इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है। तो सजीव जो होते हैं, प्राणी होते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको क्या किया जाता है, शरीर से बाहर त्यागा जाता है। तो शरीर से जो बाहर उत्सर्जित पदार्थों को त्यागना होता है वही क्या कहलाता है, उत्सर्जन एक्सक्रेशन कहलाता है। कुछ जो प्राणी है उत्सर्जित पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, कुछ यूरिया का उत्सर्जन करेंगे और कुछ यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो ये जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं इनके प्रकारों के आधार पर अपन जो उत्सर्जन है देख ली उसकी परिभाषा, तो उसके प्रकारों के आधार पर अपन क्या कर रहे हैं, जीवों का वर्गीकरण कर रहे हैं। उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर जीवों का क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। अब उसमें उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर जीवों का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार से मुख्य रूप से हो सकता है। पहला आता है अमोनोटैलिक। हाँ, तो उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर जीव कितने प्रकार के हो गए, मुख्य रूप से 3 प्रकार के हो गए, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। जैसे इसमें नाम से पता चल रहा है, अमोनोटैलिक जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरियोटैलिक जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में किसका उत्सर्जन करेंगे, यूरिया का उत्सर्जन करेंगे। और यूरिकोटैलिक कौन से हो गए, जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड का यानी कि यूरिक अम्ल का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। अब इसमें जो अमोनिया होता है उसके उत्सर्जन के लिए क्या होती है, अधिक जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि और ये कैसा होता है, अमोनिया अधिक विषैली प्रकृति का होता है। तो ये अमोनोटैलिक प्राणी कौन से हो सकते हैं, जो जल में रहते हैं, जलीय जीव हो सकते हैं। तो अमोनोटैलिक के अंतर्गत कौन से उदाहरण आ गए, जलीय जीव आ गए। तो हम देख लेते हैं इनको, इनकी परिभाषा देख लेते हैं। उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर जीवों को क्या दे रखा, वर्गीकरण दे रखा है, निम्न प्रकार से है, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। अब इसमें पहला दे रखा अमोनोटैलिक, इसकी डेफिनेशन देखिए, इस प्रकार के प्राणी या जीव जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया के उत्सर्जन के लिए क्या होती है, अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के जो प्राणी हो गए वो कौन से हो गए, अमोनोटैलिक प्राणी हो गए। अब इसके क्या है, अपन उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण इसके देख सकते हैं। हाँ, तो हमने अमोनोटैलिक देख लिया। दूसरे नंबर का कौन सा होता है, यूरियोटैलिक। जैसे नाम से पता चल रहा है इसमें उत्सर्जित पदार्थ के रूप में क्या होगा, यूरिया का उत्सर्जन किया जाएगा। तो ऐसे प्राणी या जीव जिनमें उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है उन्हें क्या कहेंगे हम, यूरियोटैलिक प्राणी या यूरियोटैलिक जीव कहा जाता है। अब इसमें भी क्या होता है, यूरियोटैलिक में अमोनिया में जैसे क्या हो रहा था, अमोनोटैलिक में अधिक जल की क्या हो रही थी, आवश्यकता पड़ रही थी। किसमें, अमोनोटैलिक में सबसे अत्यधिक जल की आवश्यकता उत्सर्जन के लिए किसमें होती है, अमोनोटैलिक में। और यूरियोटैलिक में भी क्या होता है, जल की आवश्यकता अधिक होती है, लेकिन अमोनोटैलिक से थोड़ा कम। ठीक है, तो इसके उत्सर्जन के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। अब इसमें जो उत्सर्जित पदार्थ होगा वो कौन सा होगा, यूरिया होगा। उदाहरण जैसे कि मनुष्य, मनुष्य कौन सा प्राणी है, उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर यूरियोटैलिक हो जाता है। ठीक है, और तीसरे नंबर का कौन आता है, यूरिकोटैलिक। तो ऐसे प्राणी या जीव जो क्या करेंगे, उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड का, यूरिकोटैलिक जैसे नाम से पता चल रहा है, यूरिक एसिड का, यूरिक अम्ल का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक प्राणी या जीव कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, यूरिकोटैलिक में कि जो जल की आवश्यकता होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। तो इसके उत्सर्जन के लिए, यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए
सबसे कम जल की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे प्राणी कौन से हो गए? यूरिकोटैलिक प्राणी कहलाएंगे। तो ये अपना जो उत्सर्जी पदार्थ है वो किसके रूप में त्यागेंगे? गोलियों के रूप में या विष्ठा के रूप में त्यागते हैं। जैसे कि जो छिपकली होती है वो कौन से वर्ग में आती है? सरीसृप वर्ग में आती है। तो इसका उत्सर्जी पदार्थ कौन सा हो गया? यूरिक अम्ल हो गया। इसके अलावा जो पक्षी होते हैं एवीज वर्ग में आते हैं वो क्या हो गए? यूरिकोटैलिक प्राणी हो गए। तो हमने ये देख लिया है कि उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीवों का वर्गीकरण देख लिया। पहले उत्सर्जन की परिभाषा देखी, फिर उसके आधार पर क्या देखा? जीवों का वर्गीकरण देखा उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर। तो 3 प्रकार से हो गया, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक हो चुका है। सबसे अधिक जल की आवश्यकता अगर पूछे तो किसमें होती है? अमोनोटैलिक में। सबसे लेस, सबसे कम जो वाटर है, सबसे कम जल की आवश्यकता होती है वो किसमें होती है? यूरिकोटैलिक में होती है। ठीक है, और मनुष्य किसमें आता है? यूरियोटैलिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। यूरियोटैलिक, इस प्रकार के प्राणी या जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं क्या कहलाएंगे? वे यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक कहलाते हैं। इसके उत्सर्जन के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। उदाहरण जैसे हमने किसमें ले रखा है? मनुष्य ले रखा है। ठीक है, और अगला दे रखा यूरिकोटैलिक। इस प्रकार के प्राणी या जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। इसके उत्सर्जन के लिए सबसे कम जल की आवश्यकता होती है तथा ऐसे प्राणी या जीव अपना उत्सर्जी पदार्थ गोलियों या विष्ठा के रूप में त्यागते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की, जल की क्या है? आवश्यकता सबसे कम है। उदाहरण जैसे छिपकली किसमें आती है? सरीसृप रेप्टाइल वर्ग में आती है। पक्षी है जो, वो भी क्या करते हैं? विष्ठा के रूप में क्या करते हैं? अपना मल त्यागते हैं। तो इसमें कौन सा हो गया? एवीज वर्ग के अंतर्गत कौन आते हैं? पक्षी आते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम आगे हम किसके बारे में बात करेंगे? उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं? हम पहले इसका क्या बना लेते हैं? डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम के जरिए अपन ये देखेंगे कि कौन सा अंग कहाँ है और किसका क्या काम होता है। चलो, हाँ, तो उत्सर्जन तंत्र का जो क्या है, अपन डायग्राम चित्र देख लेते हैं। डायग्राम क्या है कि ओवरऑल अपन देख लेंगे ना इसको, डायग्राम को, तो अपन को समझ में आ जाएगा कि कौन सा अंग कहां पर है और किसका क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है। ठीक है, चित्र पे ध्यान दीजिए और समझिए। जैसे यहाँ पर हमने बताया उत्सर्जन तंत्र का चित्र। अब यहाँ पर है जो उत्सर्जन तंत्र के चित्र में मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं: वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ये जरूरी नहीं है कि मैंने नाम ऐसे लिखे हैं, नंबर नहीं, केवल आपको क्या है दर्शाने के लिए कि वृक्क है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। मुख्य रूप से कितने हो गए इसके अनुसार। अब यहाँ पे जो वृक्क है ये होंगे ये वाला और दाहिना और बायां वृक्क, बायां और बायां वृक्क, यानी कि कितने हो गए? एक जोड़ी हो गए। कितने हो गए भाई? एक जोड़ी हो गए। मूत्रवाहिनी ये आपको इसमें चित्र में दिखा रखी है, ये वाली, ये क्या होती है? मूत्रवाहिनी होती है। और यहाँ पे क्या है? ये पूरा मूत्राशय हो गया और ये क्या हो गया? मूत्रमार्ग हो गया। अब यहाँ पे जो वृक्क या किडनी होती है ये कितनी होती है? मनुष्य में एक जोड़ी होगी, है ना, दायां और बायां वृक्क होगा, किडनी होगी। ये क्या करती है? रक्त को छानने का, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है। कौन? वृक्क या फिर किडनी क्या करती है? रक्त को छानने का कार्य करती है। यानी कि, और इसके अंदर क्या होते हैं? 10 से 12 लाख, कितने? 10 से 12 लाख छोटी छोटी क्या होती हैं? नलिकाएं होती हैं। 10 से 12 लाख छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। नलिकाओं का एक जाल होता है, एक गुच्छा होता है, जिसको क्या कहते हैं? वृक्काणु, या फिर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो नेफ्रॉन बोला जाता है। वास्तव में जो किडनी के अंदर ये वृक्काणु या नेफ्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं? छानने का, रक्त को छानने का कार्य करते हैं। कौन? नेफ्रॉन या फिर वृक्काणु करते हैं। अब ये क्या हो गया? यहाँ पे मूत्र का निर्माण कौन करती है? रक्त को छानने का लास्ट में
कौन कार्य करती है, व्रकाणु या नेफ्रॉन। तो अब ये जो मूत्र बना है किडनी के अंदर, तो जिसको फिल्टर करने का काम रक्त को किसने किया, व्रकाणु ने। तो ये जो मूत्र का वहन करके आएगी, यानी कि मूत्र को लेकर के आएगी, उसका नाम क्या है, मूत्र वाहिनी। क्योंकि वहन कर रही है, नाम से पता चल रहा है मूत्र वाहिनी। तो ये क्या करेगी, मूत्र का वहन करेगी, इसलिए इसका नाम, इसलिए इसके बाद में जो अंग हो गया वो कौन सा हो गया, मूत्रवाहिनी हो गया। अब यहाँ पे मूत्रवाहिनी नलिका जैसी संरचना है, यहाँ पर क्या लाती है, मूत्र को इकट्ठा करके यहाँ पर रखा जाता है, मूत्राशय। क्योंकि यहाँ पे मूत्र को इकट्ठा किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, मूत्राशय हो गया। ये क्या है, थैलेनुमा अंग, थैले जैसी संरचना हो गई, यहाँ पे मूत्र को इकट्ठा करके रखा जाता है। और ये क्या हो गया, मूत्र मार्ग, और ये हो गया मूत्र रंध्र। इसके द्वारा शरीर से जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में मूत्र का क्या हुआ, निर्माण हुआ, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सभी अंग समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे ये ऊपर जो दे रखी है, ये कौन सी होती है, वृक्क के ऊपर, अधिवृक्क, वृक्क के ऊपर जो ग्रंथि होती है उसको क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि कहा जाता है। इसके द्वारा अनेक प्रकार के हार्मोन वगैरह स्रावित किए जाते हैं, वो अपन अगले उसमें टॉपिक में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना अपन को याद रखना है। इसके अंग हो गए वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ये एक जोड़ी, ये भी तो एक जोड़ी, एक इधर से इधर से, और ये क्या है, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। अब जो हमने समझा है ना, इनको एक बार नोट्स के रूप में लिख लेते हैं। चलो देखते हैं। हाँ, तो हमने चित्र देख लिया, अब क्या कर रहे हैं, जो जो बताया वो क्या कर रहे हैं, तो नोट्स के रूप में इसको लिख लेते हैं। वृक्क, मनुष्य में सेम के बीज की आकार की एक जोड़ी किडनी या वृक्क पाए जाते हैं। वृक्क में छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहेंगे, वृक्काणु या नेफ्रॉन कहा जाता है। वृक्काणु या नेफ्रॉन के द्वारा रक्त को छानने का कार्य किया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, वृक्क या किडनी के बारे में हो गया है, जो समझाया वही लिखा है इसमें। अगला क्या है, मूत्र वाहिनी। मनुष्य में यह भी एक जोड़ी होती है जो कि मूत्र को वृक्क से मूत्राशय के अंदर लाती है। नलिका जैसी संरचना, ये कौन सी हो गई, मूत्रवाहिनी हो गई। आगे दे रखा है मूत्राशय। मूत्रवाहिनी आगे चलकर एक थैलेनुमा संरचना में खुलती है, जिसे मूत्राशय कहा जाता है। मूत्राशय में कुछ समय के लिए मूत्र को इकट्ठा या संग्रहित करके रखा जाता है। ये किसके बारे में बात हो गई, मूत्राशय के बारे में बात हो गई। अब जो अगला अंग है वो कौन सा हो गया, मूत्र मार्ग हो गया, उसको अपन देख लेते हैं। हाँ, तो नंबर 4 हो गया मूत्र मार्ग। इसके द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये कौन सा अंग हो गया, उत्सर्जन तंत्र का नंबर 4 वाला मूत्र मार्ग हो गया। ठीक है, ये कौन सा अपना तंत्र अपन कंप्लीट कर चुके हैं, उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट कर चुके हैं। उत्सर्जन की परिभाषा देख ली अपन ने, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीवों का वर्गीकरण देख लिया जो 3 प्रकार का था, और इसके बाद में अपन ने देख लिया उत्सर्जन तंत्र का चित्र डायग्राम सहित क्या देख लिया, वर्णन देख लिया, कौन कौन से अंग कहाँ हैं। हम चित्र को देखेंगे और उसके जरिए उसकी परिभाषाएं बनाएंगे, रटेंगे बिल्कुल भी नहीं। चित्र के जरिए बायो का तो चैप्टर है, जैसे कि इसका सीधा सा कंसेप्ट यही होता है कि पहले आप चित्र बनाओ, चित्र को दिमाग में समझो, फिर उसको क्या करो, हर एक अंग को याद रखो कि हाँ भाई ये अंग यहाँ है, ये इधर इसकी लोकेशन है, इधर लोकेट है, तो इसके क्या क्या काम हो सकते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, चित्र के जरिए इनको समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब आगे जो है अपन डिस्कस करेंगे वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना के बारे में, अगले वाले वीडियो के अंदर या अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।